आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात कर रहे हैं, क्रिया शरीर। जी हाँ, क्रिया शरीर। सीधे शब्दों में कहें तो ये समझने की कोशिश है कि आयुर्वेद की नज़र से हमारा शरीर आखिर काम कैसे करता है। बिल्कुल। जैसे हर मशीन का अपना एक तरीका होता है चलने का, वैसे ही आयुर्वेद शरीर को समझने का एक अनूठा नजरिया देता है। और हमने इसके लिए क्रिया शरीर, आयुर्वेद फंडामेंटल्स एंड फिजियोलॉजी के कुछ खास हिस्सों को आधार बनाया है। हाँ, काफी अच्छा स्रोत है ये। तो इस चर्चा में हमारा मकसद क्या है? हम आयुर्वेद के नजरिए से शरीर की कार्यप्रणाली के जो मूल सिद्धांत हैं, उनको समझना चाहते हैं। सही। खासकर ये त्रिदोष, वात, पित्त, कफ क्या बला है। हाँ, ये बहुत सुनने में आता है। और हर इंसान की अपनी एक अलग प्रकृति या बनावट क्यों होती है, और पाचन मतलब डाइजेशन में खाने और अग्नि का क्या रोल है। जी, ये सब बुनियादी चीजें हैं क्रिया शरीर की। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक शब्दों से। आयुर्वेद में शरीर का मतलब क्या सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, शरीर निश्चित रूप से हमारी ये जो भौतिक काया है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो तो है ही। हाँ। लेकिन आयुर्वेद का नजरिया इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मतलब इसमें सिर्फ हड्डियां, मांस, अंग ही नहीं आते। अच्छा। बल्कि वो ऊर्जाएं भी शामिल हैं जो शरीर को चलाती हैं, जिन्हें शारीरिक दोष कहते हैं। वात, पित्त, कफ। ओ, तो एनर्जीज भी हैं। और साथ ही हमारा मन, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, मतलब मानस दोष और त्रिगुण, सत्व, रज, तम, ये भी शरीर का ही हिस्सा माने जाते हैं। तो तन और मन अलग नहीं है? बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखता है। गहरा संबंध है दोनों में। अच्छा, तो ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एनर्जी और माइंड का कॉम्बिनेशन हुआ। एकदम सही। और फिर क्रिया और शारीर का क्या मतलब हुआ? देखिए, क्रिया का सीधा मतलब है फंक्शन या काम करना, कि शरीर काम कैसे करता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है। ठीक है। और शारीर वो पूरा विज्ञान या शास्त्र है जो शरीर की बनावट यानी एनाटॉमी और उसकी क्रिया यानी फिजियोलॉजी दोनों की स्टडी करता है। समझ गई। आयुर्वेद का एक मूल मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ये क्या है? इसका मतलब है कि शरीर का आधार 3 चीजों पर टिका है। दोष, हाँ, वात, पित्त, कफ। हाँ, वो जैविक ऊर्जाएं हैं जो सब कंट्रोल करती हैं। फिर धातु यानी शरीर के टिश्यूज। और मल यानी शरीर से निकलने वाला वेस्ट। इनका संतुलन ही सेहत है। अच्छा, दोष, धातु और मल। जी। और शरीर में जानकारी और पोषण पहुंचाने के लिए स्रोतस यानी चैनल्स या रास्ते भी होते हैं। उनका भी ठीक काम करना बहुत जरूरी है। तो शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। बिल्कुल, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं उन 3 जैविक ऊर्जाओं पर जिनका आपने जिक्र किया, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ। इनके बारे में बहुत सुनने को मिलता है। आखिर ये हैं क्या? क्या ये कोई चीज़ है जो शरीर में मौजूद है? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वात, पित्त, कफ कोई ऐसी भौतिक चीज नहीं है जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकें। अच्छा, तो फिर क्या है? ये 3 मौलिक सिद्धांत हैं, या कह लीजिए फंक्शनल इंटेलिजेंस हैं, जो शरीर की हजारों लाखों शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये नियम है? हाँ, आप इन्हें शरीर के 3 बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स कह सकती हैं। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। जी। वात जो है वो हर तरह की गति, मूवमेंट और कम्युनिकेशन का सिद्धांत है। गति। पित्त रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन, पाचन और मेटाबॉलिज्म का सिद्धांत है। और कफ? और कफ जो है वो संरचना, स्टेबिलिटी और लुब्रिकेशन मतलब चिकनाई का सिद्धांत है। वाह, गति, रूपांतरण और संरचना। इन्हीं तीनों का बैलेंस स्वास्थ्य है, और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो रोग होता है। तो ये 3 सिद्धांत मिलकर ही शरीर के सारे काम संभालते हैं। अच्छा, हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि इनका मौसम, स्वाद और गुणों से भी गहरा रिश्ता है। बिल्कुल, यही तो आयुर्वेद की खूबी है। वो शरीर को अकेले में नहीं देखता, बल्कि बाहरी दुनिया से जोड़कर देखता है। कैसे? जैसे मौसम बदलता है, ऋतु बदलती है, तो शरीर में दोषों का संतुलन भी नेचुरली बदलता है। अच्छा, उदाहरण के लिए? जैसे मान लीजिए गर्मियां हैं, तो गर्मी और तीखेपन की वजह से पित्त बढ़ सकता है। या जैसे सर्दियां हैं, तो ठंड और रूखेपन से वात बढ़ सकता है। ओह, ये तो लॉजिकल लगता है। इसी तरह जो हम खाना खाते हैं, उसका स्वाद मतलब रस और उसके गुण, जैसे कोई चीज ठंडी है, गर्म है, भारी है, हल्की है, ये सब सीधे दोषों पर असर डालते हैं। खाने का सीधा असर? जी हाँ। और इतना ही नहीं, इनका एक डेली साइकिल भी होता है और एक लाइफ साइकिल भी। वो कैसे? दिन रात में भी बदलते हैं। हाँ, जैसे दिन के अलग अलग समय में अलग दोष का प्रभाव ज्यादा होता है। सुबह के समय कफ का, दोपहर में पित्त का और शाम को वात का।
अच्छा। और उम्र के हिसाब से भी बचपन में कफ का प्रभाव ज्यादा होता है क्योंकि वो ग्रोथ का समय है, जवानी में पित्त का क्योंकि वो एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, और बुढ़ापे में वात का क्योंकि तब शरीर में क्षय और गति में बदलाव आते हैं। बचपन में कफ, जवानी में पित्त, बुढ़ापे में वात। जी, यहाँ तक कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके पचने की प्रक्रिया में भी ये तीनों दोष बारी बारी से एक्टिव होते हैं। ये शरीर की अपनी एक लय है, एक बायोलॉजिकल रिदम। इसे समझना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है कि कैसे बाहरी और भीतरी चीजें इन दोषों को प्रभावित करती हैं। और आपने ये भी कहा था कि ये दोष व्यक्ति की प्रकृति तय करते हैं और इनकी दो अवस्थाएं होती हैं, प्राकृत और वैकृत। हाँ, प्रकृति आयुर्वेद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम आगे इस पे थोड़ी और बात करेंगे। ठीक है। प्रकृति मतलब हमारी जन्मजात शारीरिक और मानसिक बनावट, जो काफी हद तक इन्हीं दोषों के गर्भ में संतुलन पर निर्भर करती है। और आपने सही कहा, दोषों की दो मुख्य अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? एक प्राकृत अवस्था, यानी उनकी नॉर्मल बैलेंस्ड स्थिति, ये स्वास्थ्य का लक्षण है। और दूसरे? और दूसरी वैकृत अवस्था, यानी जब वे असंतुलित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, ये बीमारी की तरफ इशारा करती है। प्राकृत मतलब संतुलित, वैकृत मतलब असंतुलित। बिल्कुल। ठीक है, तो अब इन तीनों दोषों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले वात दोष पर आते हैं। गति का सिद्धांत, ये शरीर में कहाँ पाया जाता है और इसके मुख्य काम क्या है? वात शब्द का मतलब ही है गति या प्रवाह, मूवमेंट। तो शरीर में हर तरह की मूवमेंट के लिए वात ही जिम्मेदार है। चाहे वो सांस लेना हो, खून का बहना हो, नसों में सिग्नल का चलना हो, या फिर शरीर से मल मूत्र का बाहर निकलना, हर तरह की गति। जी, इसका मुख्य स्थान बड़ी आंत माना गया है, लेकिन ये कमर, कान, त्वचा, हड्डियों में भी प्रमुखता से होता है। और इसके गुण कैसे होते हैं? इसके गुण हैं रूखापन, हल्कापन, ठंडापन, खुरदरापन, सूक्ष्मता और गतिशीलता, मतलब ड्राइनेस, लाइटनेस, कोल्डनेस। अच्छा, और काम तो गति देना है ही, साथ में उत्साह बनाए रखना, हमारी इंद्रियों का ठीक से काम करना, ये सब भी वात पे निर्भर करता है। यानी शरीर में जो कुछ भी हिल डुल रहा है उसके पीछे वात है। क्या इसके भी प्रकार होते हैं? हाँ, आयुर्वेद ने इसके कामों के आधार पर 5 प्रकार बताए हैं। 5? जी, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, पर यह समझना काफी है कि ये पांचों मिलकर सांस लेना, बोलना, पचाना, ब्लड सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन जैसी सभी जरूरी गतियों को कंट्रोल करते हैं। तो वात के भी 5 रूप हैं जो अलग अलग काम करते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आयुर्वेद ने कितनी गहराई से शरीर की क्रियाओं को समझा है और उन्हें एक ही मूल सिद्धांत वात के तहत रखा है। समझ गए। अच्छा, तो अब आते हैं पित्त पर। रूपांतरण का सिद्धांत, ये कहाँ मिलता है और इसके गुण और कार्य क्या है, और इसका अग्नि से क्या रिश्ता है? इसका जिक्र अक्सर साथ में होता है। पित्त, हाँ, पित्त का संबंध है गर्मी, ऊर्जा और रूपांतरण से। ट्रांसफॉर्मेशन ये मुख्य रूप से हमारे पाचन तंत्र में मिलता है। छोटी आंत, पेट, इसके अलावा खून, लिवर, स्प्लीन, त्वचा और आंखों में भी पाया जाता है। और इसके गुण हैं गर्मी, तीक्ष्णता मतलब शार्पनेस, तरलता यानी लिक्विडिटी, हल्का खट्टा या कड़वापन और फैलने की प्रवृत्ति। गर्मी और तीखापन। हाँ, इसका सबसे जरूरी काम है भोजन को पचाना, डाइजेशन। सिर्फ डाइजेशन? नहीं, डाइजेशन तो मुख्य है, पर इसके अलावा शरीर का तापमान बनाए रखना, आंखों की रोशनी, भूख प्यास लगना, त्वचा की चमक भी। जी हाँ, और यहाँ तक कि हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारा साहस, ये मानसिक क्षमताएं भी पित्त से जुड़ी हैं। तो पित्त सिर्फ पाचन ही नहीं बल्कि मेटाबॉलिज्म और मानसिक क्रियाओं से भी जुड़ा है। क्या इसके भी 5 प्रकार हैं? हाँ, पित्त के भी 5 प्रकार हैं: पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। ये मिलकर पाचन, खून बनाना, हृदय और मस्तिष्क के काम, देखना और त्वचा के काम संभालते हैं। अच्छा, और वो अग्नि वाला सवाल, अग्नि और पित्त में क्या अंतर है? लोग अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये एक बहुत बारीक बिंदु है। अक्सर लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। तो क्या फर्क है? देखिए, अग्नि जो है वो शरीर की मौलिक पाचन और रूपांतरण शक्ति है, फंडामेंटल मेटाबॉलिक फायर। ये कई लेवल्स पर काम करती है। पेट की मुख्य अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वहां से लेकर टिश्यूज के लेवल पर धात्वाग्नि तक। ठीक है। पित्त जो है, खासकर पाचक पित्त, उस अग्नि को व्यक्त करने का एक माध्यम है।
एक मीडियम है, खासकर डाइजेशन के संदर्भ में। मतलब? आप कह सकती हैं कि पित्त अग्नि का लिक्विड और गर्म रूप है, लेकिन अग्नि खुद में एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा व्यापक अवधारणा है। पित्त में गर्मी है, पर अग्नि उस गर्मी का सोर्स है। ये स्पष्ट हुआ। अग्नि यानी मूल ऊर्जा और पित्त उसका एक तरह से कार्यकारी रूप। बिल्कुल सही समझा आपने। चलिए, अब तीसरे दोष पर आते हैं, कफ। संरचना और स्थिरता का सिद्धांत। ये कहाँ पाया जाता है और इसके गुण कार्य क्या हैं? कफ। जी, कफ का संबंध है स्थिरता, पोषण, जुड़ाव और चिकनाई से। लुब्रिकेशन और स्टेबिलिटी। अच्छा, ये शरीर को संरचना और मजबूती देता है, बिल्डिंग ब्लॉक की तरह। कहाँ मिलता है ये? ये मुख्य रूप से छाती, गले, सिर, जोड़ों में, पेट में और शरीर के जो तरल हिस्से हैं जैसे प्लाज्मा और फैट टिश्यूज में पाया जाता है। और इसके गुण? इसके गुण हैं भारीपन, ठंडापन, मुलायमियत, चिकनाई, स्थिरता और मिठास। हैवी, कोल्ड, सॉफ्ट, ऑयली, स्टेबल। भारी और ठंड। जी, इसका काम है शरीर को बनाना, जोड़ों को लुब्रिकेट करना, घावों को भरना, शरीर को पोषण देना और मानसिक स्तर पर धैर्य, क्षमा और स्थिरता जैसे गुण देना भी कफ का काम है। तो ये शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक और लुब्रिकेंट जैसा है। क्या इसके भी प्रकार हैं? जी हाँ, कफ के भी 5 प्रकार हैं: बोधक, अवलंबक, क्लेदक, तर्पक और श्लेषक। ये क्या करते हैं? ये स्वाद लेने में मदद करते हैं। बोधक हृदय और फेफड़ों को सहारा देते हैं। अवलंबक भोजन को गीला करते हैं। क्लेदक मस्तिष्क और इंद्रियों का पोषण करते हैं। तर्पक और जोड़ों को चिकनाई देते हैं। श्लेषक। तो ये तीनों दोष, वात, पित्त, कफ, मिलकर शरीर की पूरी मशीनरी चलाते हैं। एकदम। लेकिन जब इनका संतुलन बिगड़ता है, यानी ये बढ़ जाते हैं वृद्धि या घट जाते हैं क्षय, तब क्या होता है? क्या इसी से बीमारियां शुरू होती हैं? बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि जब हम गलत खानपान करते हैं, या हमारी लाइफस्टाइल खराब होती है, या मौसम का असर होता है, या तनाव होता है, हाँ। तो इन कारणों से ये दोष अपने सामान्य स्तर से बढ़ या घट सकते हैं। इसे दोष वैषम्य या असंतुलन कहते हैं। और इसके लक्षण होते होंगे? जी हाँ, हर दोष के बढ़ने या घटने के अपने खास लक्षण होते हैं। जैसे अगर वात बढ़ गया तो दर्द होना, रूखापन, कब्ज, घबराहट जैसी चीजें हो सकती हैं। और पित्त बढ़ने पर? पित्त बढ़ने पर जलन, एसिडिटी, बहुत गुस्सा आना, त्वचा पर दाने निकलना, ये सब हो सकता है। और कफ? कफ बढ़ने पर शरीर में भारीपन लगना, सुस्ती आना, बलगम ज्यादा बनना, मोटापा बढ़ना, ये लक्षण हो सकते हैं। यहीं पर क्रियाकाल की अवधारणा आती है ना? स्रोतों में इसका जिक्र है। यह रोग के विकास को समझने में कैसे मदद करती है? हाँ, क्रियाकाल ये आयुर्वेद का एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। क्रियाकाल का मतलब है एक्शन का सही समय, या कह लीजिए उपचार का अवसर। उपचार का अवसर? जी, आयुर्वेद मानता है कि कोई भी बीमारी एकदम से अचानक नहीं आती। वो धीरे धीरे 6 अवस्थाओं या स्टेजेस से गुजरती है। 6 अवस्थाएं? हाँ। पहली अवस्था है संचय, मतलब दोषों का जमा होना। हम्म। फिर प्रकोप, यानी उनका बिगड़ना। जी। फिर प्रसर, मतलब उनका फैलना। फिर स्थान संश्रय, यानी किसी कमजोर जगह पर अड्डा जमाना। फिर व्यक्ति, जब लक्षण दिखने लगते हैं। और आखिर में भेद, जब बीमारी पक्की हो जाती है। संचय, प्रकोप, प्रसर, ये तो बीमारी का पूरा सफर है। बिल्कुल। और क्रियाकाल हमें यही सिखाता है कि अगर हम शुरुआती अवस्थाओं में ही, मतलब संचय या प्रकोप में ही इन असंतुलनों को पहचान लें और ठीक कर लें तो बीमारी को गंभीर होने से पहले ही रोका जा सकता है। ये दिखाता है कि कैसे दोषों का बिगड़ना धीरे धीरे रोग में बदलता है। ये तो बीमारी को बढ़ने से पहले ही पकड़ने का एक रोड मैप जैसा है। बहुत उपयोगी। जी हाँ, प्रिवेंशन पर बहुत जोर है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द पर आते हैं, प्रकृति। स्रोत कहते हैं कि ये हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान है। इसका क्या मतलब है? प्रकृति, हाँ, ये आयुर्वेद से एक कॉर्नर स्टोन कॉन्सेप्ट है। प्रकृति का मतलब है हमारा मूल स्वभाव या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, हमारी जन्मजात शारीरिक और मानसिक बनावट, जो गर्भाधारण के समय ही तय हो जाती है। जन्म के समय ही? जी। इसमें माता पिता के दोषों की स्थिति, माँ का खानपान, गर्भावस्था का माहौल, ऐसे कई कारक भूमिका निभाते हैं। और ये बदलती नहीं है? कमाल की बात यही है कि आयुर्वेद मानता है कि ये प्रकृति जीवन भर लगभग स्थिर रहती है।
थोड़ी बहुत बदल सकती है, पर मूल ढांचा वही रहता है। और ये करती क्या है? ये हमारी पर्सनालिटी को, हमारी पसंद नापसंद को, हमें कौन सी बीमारियां आसानी से हो सकती हैं और हम अलग-अलग स्थितियों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इन सब पर असर डालती है। तो क्या अलग-अलग तरह की प्रकृति होती है? हाँ, मुख्य रूप से दोषों के आधार पर देह प्रकृति होती है। देह प्रकृति मतलब शारीरिक बनावट। जी। जैसे कोई व्यक्ति वात प्रकृति का हो सकता है, कोई पित्त प्रकृति का, कोई कफ प्रकृति का, या फिर इनके मिले-जुले रूप भी होते हैं, जैसे वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, या तीनों का मिला-जुला रूप, सम प्रकृति। हर किसी की अलग। हाँ, और हर प्रकृति वाले व्यक्ति के शारीरिक लक्षण अलग होते हैं, जैसे शरीर की बनावट, त्वचा कैसी है, बाल कैसे हैं, भूख कैसी लगती है। और मानसिक लक्षण भी अलग होते हैं, स्वभाव कैसा है, याददाश्त कैसी है, भावनाएं कैसी हैं। और मानस प्रकृति। इसी तरह मन के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज, तम। इनके आधार पर मानस प्रकृति भी होती है, जो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वभाव को दर्शाती है। तो अपनी प्रकृति जानना जरूरी है। बहुत जरूरी। अपनी प्रकृति को जानना मतलब खुद को जानना। ये हमें समझने में मदद करता है कि हमारे लिए कौन सा खाना सबसे अच्छा है, कौन सी लाइफस्टाइल, कौन सा व्यायाम, कौन सा मौसम, ताकि हम स्वस्थ और संतुलित रह सकें। यह तो एक तरह से पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर की चाबी है। बिल्कुल। अपनी प्रकृति को समझना मतलब अपने शरीर के यूजर मैनुअल को पढ़ना। वाह, ये तो बहुत उपयोगी जानकारी है। अब बात करते हैं आहार, अग्नि और पाचन की। आयुर्वेद में भोजन यानी आहार का क्या महत्व है? आहार। आयुर्वेद में आहार को सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं माना गया है, इसे महाभेषज कहा गया है। महाभेष्य मतलब सबसे बड़ी दवा। इसे जीवन का एक स्तंभ माना गया है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, सब कुछ आहार से ही पोषण पाते हैं। तो खाना बहुत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण। स्रोत बताते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए, उसे कैसे खाना चाहिए, इसके भी नियम है। जैसे आहार विधि विधान में बताया गया है कि खाना ताज़ा हो, सही मात्रा में हो, सही समय पर खाया जाए, शांत मन से खाया जाए। नियम भी हैं खाने के। जी हाँ। और अष्ट आहार विधि विशेष आयतन है, मतलब भोजन से जुड़ी 8 खास बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए, जो अच्छे पाचन और स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। 8 बातें? हाँ। और भोजन शरीर में जाकर कैसे ऊर्जा और टिश्यूज में बदलता है, ये प्रक्रिया आहार परिणामकर भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पूरे प्रक्रिया की जान है अग्नि, है ना? जी आयुर्वेद में अग्नि का क्या कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल। अग्नि, पाचन अग्नि। आयुर्वेद के अनुसार अग्नि ही जीवन का आधार है। अग्नि मूलम बलम पुंसाम, मतलब बल का मूल अग्नि है। तो ये सिर्फ पेट की आग नहीं है? नहीं, ये सिर्फ पेट भी जलने वाली आग नहीं है। ये वो मेटाबॉलिक शक्ति है, वो बायोलॉजिकल फायर है, जो भोजन को पचाकर उसे शरीर के लिए उपयोगी ऊर्जा और नए टिश्यूज में बदलती है। अच्छा। अगर हमारी अग्नि ठीक है, जिसे सम अग्नि कहते हैं, तो हम स्वस्थ रहेंगे, पाचन अच्छा होगा, ऊर्जा मिलेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और अगर बिगड़ गई तो? अगर ये बिगड़ जाती है, जैसे मंद अग्नि स्लो डाइजेशन, तीक्ष्ण अग्नि टू फास्ट डाइजेशन, या विषम अग्नि इरेगुलर डाइजेशन, तो खाना ठीक से पचेगा नहीं। तो क्या होगा? तो आम बनेगा। आम मतलब अधपचा, टॉक्सिक पदार्थ, और यही आम बीमारियों की जड़ है। तो अग्नि का ठीक होना बहुत जरूरी है। क्या अग्नि सिर्फ पेट में होती है? नहीं, मुख्य अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो पेट और छोटी आंत में काम करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और लेकिन आयुर्वेद मानता है कि अग्नि हर स्तर पर है। हमारे 7 धातु हैं, हर धातु की अपनी अग्नि होती है। धात्वाग्नि, ये टिश्यूज का निर्माण और पोषण करती है। 7 धात्वाग्नियां। जी। और 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। उनकी भी अपनी अग्नि होती है, भूताग्नि। तो कुल मिलाकर 13 तरह की अग्नियों का वर्णन मिलता है। 13 अग्नियां। हाँ, इन सब का सही तरीके से काम करना अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी इम्यूनिटी और लंबी उम्र के लिए अनिवार्य है। संक्षेप में कहें तो मजबूत अग्नि ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। तो अग्नि ही भोजन को जीवन शक्ति में बदलती है। अब आखिरी सवाल, भोजन पचने की ये पूरी प्रक्रिया, जिसे आहार पाक कहते हैं, ये होती कैसे है? श्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं? आहार पाक मतलब भोजन का पचना, ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है, जो मुंह से शुरू होकर मल त्याग तक चलती है। ठीक है। आयुर्वेद इसे 3 मुख्य चरणों या अवस्था पाक में बांटता है। 3 चरण? जी। पहला चरण है मधुर अवस्था पाक। ये मुंह में और पेट के ऊपरी हिस्से में होता है। यहाँ लार और गैस्ट्रिक जूस मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट पचना शुरू होता है और कफ दोष स्वाभाविक रूप से बनता है। पहला चरण मधुर और कफ बनता है। हाँ। दूसरा है अम्ल अवस्था पाक।
ये पेट के निचले हिस्से और छोटी आंत के शुरुआती भाग में होता है। यहाँ एसिडिक माहौल होता है, पित्त की मदद से प्रोटीन और फैट का पाचन होता है, और यहाँ पित्त दोष बनता है। दूसरा अम्ल और पित्त बनता है। बिल्कुल। और तीसरा है कटु अवस्था पाक। ये छोटी आंत के आखिरी हिस्से और बड़ी आंत में होता है। यहाँ बचा हुआ पाचन पूरा होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, मल बनता है, और यहाँ वात दोष बनता है। तीसरा कटु और वात बनता है। तो पाचन में ही तीनों दोष बनते हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से। इस पूरी प्रक्रिया में ग्रहणी यानी डुओडेनम का बहुत महत्व है। वहीं पर मुख्य पाचन होता है। ग्रहणी। यहीं पर भोजन से सार यानी पोषक तत्व और किट यानी मल या वेस्ट को अलग किया जाता है। सार और किट। सार तत्व खून में मिलकर पूरे शरीर में पहुंचता है और पोषण देता है, और किट मल के रूप में बाहर निकल जाता है। और कोष्ठ क्या है? पाचन कैसा है या बाउल हैबिट्स कैसी हैं, इसे समझने के लिए कोश की अवधारणा भी है। ये मृदु, सॉफ्ट, मध्यम, नॉर्मल या क्रूर, हार्ड हो सकता है, और ये व्यक्ति की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। समझ गई। तो ये थी क्रिया शारीर की एक झलक। जी। आयुर्वेद कैसे शरीर के काम करने के तरीके को त्रिदोष, प्रकृति, अग्नि और आहार के जरिए समझता है। वाकई एक अलग और बहुत गहरा नजरिया है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेद शरीर को एक मशीन की तरह अलग-अलग पुर्जों में नहीं देखता, बल्कि एक संपूर्ण, एक इंटीग्रेटेड और डायनेमिक सिस्टम मानता है। यहाँ सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमारे दोष, धातु, मल, अग्नि, हमारी प्रकृति, हमारा भोजन, हमारी जीवन शैली, यहाँ तक कि मौसम और हमारी भावनाएं भी। सब कुछ जुड़ा है। जी हाँ, और स्वास्थ्य इसी जटिल संतुलन को बनाए रखने का नाम है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है कि क्या हम अपनी प्रकृति और दोषों के मौजूदा हाल को थोड़ा बेहतर समझकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे लेकिन सजग बदलाव ला सकते हैं? निश्चित रूप से। शायद हाँ। और यही छोटे बदलाव सेहत की ओर एक बड़ा कदम साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, यहीं से शुरुआत होती है।